हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिएटिव एज। और फाइनली 18 डेज बचे हैं यूसीड एग्जामिनेशन में। और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें प्लान करना चाहिए चीज़ों को, कि जिससे कि आपका जो भी स्कोर हो रहा है, कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी यूट्यूब पे, या मैं हमारे भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि किसी का स्कोर 90 से प्लस नहीं हो रहा है, या किसी का 140 या 150 था जो अभी 90 आ गया है, या किसी का स्कोर जो है वो अप नहीं हो रहा है, कि अब वो काफी पुश कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों पे उन्होंने एनालिसिस किया है, या मतलब एनालिसिस नहीं भी किया है पर फिर भी स्कोर जो है लास्ट के कुछ मॉक से अभी तक इंक्रीज नहीं हो रहा है। और जब मॉक का स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा है और हम पास्ट ईयर का कट ऑफ देखते हैं कि भाई इतना कट ऑफ इस आईआईटी के लिए था, और आपका जो ड्रीम है इस आईआईटी में जाना, और उस मॉक रिजल्ट उसको मैच नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक एंजाइटी जो हो रही है। तो वो एंजाइटी नहीं है, बिकॉज वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी, बाकी सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं। सो आज के सेशन में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट के 18 डेज में डूज एंड डोंट क्या होंगे, और क्या बेटर स्ट्रेटजी हो सकती है एग्जाम डे में, और हम किस तरीके से मॉक को अटेम्प्ट करें, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं 18 डेज रिवीजन प्लान फॉर यूसी 2026। अब फर्स्ट पहले आपको ये समझना होगा कि एग्जाम वाइज वेटेज कितना है, किस टॉपिक का कितना वेटेज है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, और आपके लिए किस टॉपिक को कितनी प्रायोरिटी देना चाहिए। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है विजुअलाइजेशन एंड स्पैटियल रीजनिंग, अगर आप लास्ट के कुछ ईयर से देखो तो मैक्सिमम 22 जाता है और मिनिमम 12 जाता है, यानी ये इस टॉपिक का वेटेज अगर मैं देखूं तो काफी अच्छा है, यानी 12 टू 22। प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज आप देखोगे तो ये हमेशा 2 से लेके 7 8 तक, मतलब यहाँ से आपको 2 to 8 के प्रॉब्लम्स बनते हैं। और थर्ड टॉपिक है दैट इज ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन सेंसिटिविटी। ये आपका मिनिमम जाता है 14 और मैक्सिमम जाता है 24, मतलब हमेशा 15 to 20 एक एवरेज प्रॉब्लम्स बनते हैं। इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी ये कभी भी ब्लफ कर सकता है, जैसे कि एनआईडी ने किया लास्ट ईयर जो 2024 का, वो 25 का आप देखोगे, रिव्यू देखोगे, बच्चों का एनालिसिस देखोगे, आपको आज भी हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो बच्चों का ये रिस्पॉन्स था कि जीके बहुत आया है लास्ट टाइम यूसीड में, बिकॉज क्योंकि आप देखोगे क्योंकि वो जीके के लिए प्रिपेयर नहीं थे और लास्ट टाइम जीके आया था। सो बेसिकली आपको जो भी सिलेबस मेंशन है सबको थोड़ा थोड़ा उतना वेटेज देना चाहिए कि इजी प्रॉब्लम है तो आप उसको इजीली सॉल्व करो, क्योंकि आप देखोगे 2019 में 7 क्वेश्चन आए थे और फिर 2025 में 6 प्रॉब्लम आए थे। नेक्स्ट अगला एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, हर बार फ्रिक्वेंटली सेम प्रॉब्लम बनते हैं, मतलब इसका जो स्कोरिंग आप देखोगे स्कोर 18 टू 25 या 27 हर बार जाता है। फिर आता है आपका लैंग्वेज, हार्डली 1 क्वेश्चन या कई बार जीरो नहीं भी बनता है। क्रिएटिविटी आपका फ्लक्चुएट होता रहता है, 3 to 5 प्रॉब्लम, और टोटल 57 प्रॉब्लम्स बनते हैं। अब हमें करना क्या क्या है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, हम एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन सेंसिटिविटी, सेकंड हमारे लिए ये होगा। थर्ड होगा हमारे लिए विजुअलाइजेशन एंड स्पैटियल रीजनिंग। फोर्थ होगा आपका प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज, और हम इन्वायरमेंट पे फोकस करेंगे, लेकिन लास्ट में हम क्रिएटिविटी पे फोकस करेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ कि टॉपिक वाइज इसको कवर कैसे करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंस होगा, ये सारी चीजें। सो अब अगर एग्जाम का सबको, आई होप एग्जाम पैटर्न सबको क्लियर होगा कि 200 मार्क्स का होगा, ये 100 मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्टिव और कंप्यूटर बेस्ड प्रॉब्लम है, ये ड्राइंग एंड डिस्क्रिप्टिव है, टोटल फिर 100 मार्क्स का, तो ये सब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हम बात करेंगे एनएटी, और इन सबको अटेम्प्ट कैसे करना है उस पे आगे स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसको कवर कैसे करना है, ओके। सिलेबस कैसे कवर करना है। सो सिलेबस में अगर मैं बात करूं, जो फर्स्ट टॉपिक मैंने बोला है एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, ओके। मैं बात कर रहा हूं कि भाई एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब एनालिटिकल एंड लॉजिकल का आप देखोगे तो 18 टू 27 तक बनता है आपका। अब इसमें क्या क्या टॉपिक्स सॉल्व करने चाहिए, यहाँ पे मैं बात करूंगा एनवीआर, वीआर और क्यूए। तीन मेन टॉपिक बनते हैं आपके, या इसमें भी आप बोल सकते हो कि भाई एक टॉपिक बनेगा विजुअल रीजनिंग। ठीक। एनवीआर में आपको किन टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए, तो आपको पता है एनवीआर में हमेशा आपको एक प्रॉपर प्रॉब्लम मिलता है क्यूब एंड डाइस का। सेकंड प्रॉब्लम आपको मिलेगा पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग।
फिर इसके बाद आपको एक प्रॉब्लम हमेशा मिलेगा, फिगर मैट्रिक्स। फिर प्रॉब्लम आपको मिलता है मिरर इमेज। आपको प्रॉब्लम मिलेगा फिगर सीरीज। ये प्रॉब्लम आपको हर बार मिलते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट एनवीआर सॉल्व करना चाहिए। नॉन वर्बल रीजनिंग आप जितना सॉल्व करेंगे उतना कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं। जरूरी नहीं, ये तो 5 टॉपिक वो है जो मैंने डिस्कस किए कि यहाँ से प्रॉब्लम हमेशा बनता है, बट कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी है जहाँ से मतलब अल्टरनेट ईयर में बनते हैं। कब सपोज इस ईयर में आया तो नेक्स्ट ईयर में फिर बनेगा। सो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे? एनवीआर से। सेकेंड चैप्टर अगर मैं बात कर रहा हूँ वीआर, वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में कहाँ से बनता है? जनरली आपने देखा होगा, एक तो सबसे ज्यादा जो फेमस प्रॉब्लम बनता है आपको पता है कि भाई सीरीज, नंबर सीरीज की बात कर रहा हूँ, जहां पे मिसिंग टर्म फाइंड करना होता है, नंबर सीरीज। फिर यहां से जो प्रॉब्लम बनता है वेन डायग्राम। फिर अगला बनता है स्लॉलिज्म। इसके अलावा भी आपको पूरा वीआर के काफी कुछ टॉपिक्स है, डायरेक्शन, डायरेक्शन साइंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग टेस्ट, पजल टेस्ट, ये सारे प्रॉब्लम्स भी, सिटिंग अरेंजमेंट, इनको भी एक एक बार पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। फिर हम बात करते हैं क्यूए। क्यूए यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। परसेंटेज लास्ट ईयर ही बना, उससे लास्ट ईयर भी देखोगे तब भी बना। तो आपको बेसिकली परसेंटेज पे फोकस करना चाहिए। परसेंटेज के बाद आप देखोगे अगला जो टॉपिक है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टीएसडी। एरिया एंड वॉल्यूम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें मिक्सचर, एलिगेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, या और भी टॉपिक्स हैं जहां से ये प्रॉब्लम्स बनते हैं। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग में ये सारे प्रॉब्लम्स आपके बनते हैं, और फ्रिक्वेंटली बनते हैं, हर बार बनते हैं। सो एटलीस्ट आपको 15 to 20 प्रॉब्लम्स हमेशा देखने को मिलेंगे। सो आपको ये टॉपिक्स कवर करने चाहिए लास्ट मिनट में, और जितना हो सके आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन सेंसिटिविटी, जिसमें मैं बात करूंगा ऑब्जर्वेशंस बेस्ड प्रॉब्लम। सेकंड है आपका स्पाटियल एनालिसिस। फिर है आपका प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज। इन तीनों में अगर मैं बात करूं, ऑब्जर्वेशन में आपको स्पॉट द डिफरेंस, फॉन्ट एनालिसिस, ओके। इसके अलावा भी आप देखोगे आइडेंटिफाई या काउंट यूनिक फिगर, यूनिक शेप और फिगर, है ना। नेक्स्ट, स्पाटियल एनालिसिस में सरफेस काउंटिंग। मैं एक दो टॉपिक लिख रहा हूँ, आपको पूरा करना चाहिए ना। सरफेस काउंटिंग, और इसके अलावा सरफेस काउंटिंग के अलावा आप देखोगे रोटेटेड ब्लॉक, ओके, सॉर्टिंग एंड क्लासीफाइंग फिगर ना, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं, और विजुअलाइजेशन ऑफ 3D शेप, ये सब बनेगा आपका। फिर आता है प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज में, यहाँ आपको गियर प्रॉब्लम, गियर एंड पुली प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। गियर एंड पुली प्रॉब्लम्स के अलावा यहाँ पर बेसिक साइंटिफिक यानी स्टूपिड साइंस जिसको मैं बोलता हूँ, या फिर आपका बेसिक 10th स्टैंडर्ड के साइंस के जितने भी लॉ है, चाहे आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो, आपका सेंटर ऑफ मास हो, ग्रेविटी हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस हो, या बेसिक जो 9th 10th की फिजिक्स में जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको एक बार रीड करने चाहिए, बिकॉज वो प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, बट उन पर बेस्ड, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड प्रॉब्लम्स बनते हैं। सो ये सारी चीजें आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया, कि भाई सिलेबस डिस्कस करने के बाद आगे की चीजें हम कवर करते हैं। सो फर्स्ट हम बात करते हैं कि हमने बात की थी आपके साथ कि एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग डिस्कस करना है। एनालिटिकल एंड लॉजिकल कवर करेंगे। एनालिटिकल एंड लॉजिकल के अलावा हम ऑब्जर्वेशन कवर करेंगे, विजुअलाइजेशन कवर करेंगे, प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज कवर करेंगे। फिर बात आता है इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी। इन्वायरमेंट एंड सोसाइटीज में हम क्या क्या कवर करेंगे? पहले तो हम बेसिक ज्योग्राफी कवर करेंगे। बेसिक ज्योग्राफी में इंडिया का आउटलाइन मैप, एक मैप लेना है ब्लैंक, उसके आउटलाइन बनाने, सारे स्टेट बनाने हैं,
उनका कैपिटल्स बनाने हैं, और फिर इसके बाद आपको बेसिक जिसमें आपका रिवर होगा। ओके, सारे बेसिक्स रिवर पढ़ने हैं। रिवर्स के अलावा हम नेशनल पार्क, ओके, जो हम देखेंगे रिवर्स कंट्रीज देखेंगे, इन सबको कवर करेंगे इन्वायरमेंट में। इसके अलावा पेंटर्स एंड पेंटिंग्स, ओके। फिर आपके बनता है फेमस आर्टिस्ट एंड देयर आर्ट वर्क, ये भी आपको कवर करना है। एंड इसके अलावा लोगो डिजाइन की, कौन सी कंपनी का क्या लोगो है, ये सारी चीजें, कंट्री है ना, तो ये सब आपको इन्वायरमेंट में कवर करना चाहिए। क्रिएटिविटी में बेसिक आपने डिजाइन में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, तो वहां से आपकी चीजें कवर हो जाएंगी। तो ये तो था सिलेबस डिस्कशन। अब सिलेबस के बाद हम बात करते हैं कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है। बिकॉज होता क्या है कि यूसीड में एग्जाम पैटर्न के साथ साथ जो है, मतलब एग्जाम की डिफिकल्टी के साथ साथ एग्जाम पैटर्न भी डिफिकल्ट है। अब जब यूसीड में आप देखोगे कि भाई एग्जाम पैटर्न भी डिफिकल्ट है और प्रॉब्लम्स भी डिफिकल्ट है, तो ये दोनों चीजें जब है, तो हमें एग्जाम पैटर्न के साथ साथ अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि हम इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकें। सो वो स्ट्रेटजी तो मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ शेयर करता हूँ, आपके साथ भी शेयर करता हूँ, कि बेसिकली आपको करना क्या चाहिए। अगर मैं पर्सनली एग्जाम देता तो मैं एमसी क्यूब से स्टार्ट करता, बिकॉज कॉन्फिडेंस, और पहला तक तो कॉन्फिडेंस के लिए भी, दूसरा स्कोरिंग के लिए भी। बिकॉज आपको पता है आप एनएटी से स्टार्ट करेंगे, टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग से आप स्टार्ट करेंगे। सपोज आपने एनईटी से स्टार्ट किया, आपको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मैं एवरेज 2 से 3 मिनट लेके चलता हूँ। अगर आपने 15 प्रॉब्लम सॉल्व किए, सपोज 10 किए, तो 30 मिनट या 40 मिनट आपका एवरेज जाएगा। 40, अगर आप दे रहे हैं मॉक, तो अभी भी यूसिट लेवल का मॉक दे रहे हैं, तो 13 to 40 मिनट आराम से जाता है एनईटी को सॉल्व करने में। अब 40 मिनट में आपने 10 प्रॉब्लम सॉल्व किए, और एवरेज एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 4 मिनट गया। फिर आपने उसके साथ ही साथ एमएसक्यू भी उठा लिया, फिर आपके पास टाइम नहीं बचा एमसीक्यू को सॉल्व करने के, तो आप रफली बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। सिली मिस्टेक्स होते हैं, गलतियां होती हैं, और वहाँ नेगेटिव मार्किंग बहुत होती है। सो स्टार्ट करना है आपको एमसीक्यू से। एमसीक्यू भी स्टार्ट करें और डिसाइड करें कि कौन सा प्रॉब्लम करना है, कौन सा छोड़ना है। बिकॉज 57 आउट ऑफ 57 क्वेश्चंस कोई भी सॉल्व करके नहीं आता, या जो करके आ रहा है तो भाई बहुत, मतलब ये समझ लो फिर वो तो 300, मतलब 200 आउट ऑफ 200 लेके आएगा, सो पॉसिबल ही नहीं है। सो कोशिश करना कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिनको आपको छोड़ना ही है। ये डिसाइड करके जाना है आपको कि ये प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैं छोड़ रहा हूँ, सेकेंड अटेम्प्ट में अटेम्प्ट करूंगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज टाइम टेकिंग है। सेम फिर उसके बाद एमसीक्यू के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको एमएसक्यू जाना है या एनईटी जाना है। बट कोशिश ये करिएगा कि फर्स्ट गो में इजी इजी प्रॉब्लम सॉल्व करें, सेकंड गो में थोड़ा और डिफिकल्ट, एंड थर्ड गो में और ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करें जब आपके पास टाइम हो। और कोशिश ये करना है कि आपको 1 आवर्स में, इनिशियली जो 1 आवर है आपका, जितने भी इजी प्रॉब्लम है सारे सॉल्व हो जाने चाहिए। बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में इजी प्रॉब्लम छोड़ दिया। या अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी चीजें फेस कर रहे होंगे कि उनका पेपर ही पूरा अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज पेपर अटेम्प्ट ना होने के पीछे एक बड़ा रीजन यही है कि हमने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई। हमने जस्ट क्वेश्चन देखा, सॉल्व करना स्टार्ट किया। हमें 57 सॉल्व नहीं करने, हम 45 47 50 तक टच टच करेंगे, तो हम 8 to 10 प्रॉब्लम छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो डिसाइड करना है कि हमें 2 आवर्स में वही प्रॉब्लम सॉल्व करना है जो हम सॉल्व कर सकते हैं। बाद में पेपर आता है, आप अपना पूरा जो ईगो वाली प्रॉब्लम है वहां पे सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं नहीं ये मैं ही सॉल्व करूंगा, बिल्कुल कर सकते हो डेफिनेटली। बट इनिशियली फेज पे हमें स्कोर अच्छा करना है, उसके लिए ये सारी चीजें, और इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि स्टूडेंट ज्यादातर किसमें फोकस करते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग पार्ट पे, बिकॉज क्रिएटिव है, ड्राइंग ज्यादा बेस्ट लगता है, एप्टीट्यूड को उतना वेटेज नहीं देता। बट यूसीड में आपको समझना होगा, एप्टीट्यूड 200 मार्क्स का है, डिजाइन एप्टीट्यूड, और ड्राइंग 100 मार्क्स का है। सो ज्यादा टाइम आपको एप्टीट्यूड पे इन्वेस्ट करना चाहिए कंपेरेटिवली ड्राइंग। अब हम बात करते हैं कि आप और बेटर स्कोर कैसे कर सकते हैं, जो स्ट्रेटजी है इसको इम्प्लीमेंट। बिकॉज एग्जाम डे सीधा जाके एग्जाम में हमें उसको अप्लाई नहीं करना है, उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट से। आप जहां से भी जो भी मॉक दे रहे हैं, सो रेगुलर मॉक टेस्ट दीजिए, साथ ही साथ जो स्ट्रेटजी हमने प्लान की है उसको उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। बिकॉज एग्जाम डे पे इम्प्लीमेंट करोगे तो पॉसिबल नहीं है। हम प्रैक्टिस करके जाएंगे, और क्वेश्चंस को छोड़ने की कोशिश करना मॉक टेस्ट से, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देखता हूँ स्टूडेंट 57 आउट ऑफ 57 कर देते हैं। सो यहीं से स्टार्ट करो, और डिसाइड करो कि हम सिर्फ उतने ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जितना हम कर सकते हैं। ओके। सो नेक्स्ट है आपका टाइम मैनेजमेंट, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया है कि एनएटी एमएसक्यू और एमसीक्यू के लिए
टाइम बचा के रखिए जिससे कि आप डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। फिर आता है प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर पेपर, अगर आप यूसीड और सीड दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब कोई स्टूडेंट यूसीड के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अनदर कोई भी सीड के लिए प्रिपेयर कर रहा है, डजेंट मैटर, आपको दोनों के पीवाईपी सॉल्व करने चाहिए। किसके पीवाईपी सॉल्व करने चाहिए? यूसीड एंड सीड दोनों के पीवाईपी सॉल्व करने चाहिए, साथ ही साथ मॉक पेपर भी देने चाहिए। अब कॉमन मिस्टेक जिनको अवॉइड करने चाहिए, क्या क्या कॉमन मिस्टेक होती है? कि सबसे पहले लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मार्क्स लूज करते हैं विजुअल एंड एनालिटिकल एंड रीजनिंग में, बिकॉज जस्ट फोकस ऑन ड्राइंग। और फोकस ऑन ड्राइंग, इसके अलावा भी क्या होता है, एग्जाम में प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से रीड नहीं करते हैं, उनका फोकस नहीं रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स जो है वो करते हैं या ऑब्जर्व नहीं करते। जैसे कि एग्जाम्पल में फॉन्ट एनालिसिस हो गया, या आपका कोई भी फिगर काउंट करने का प्रॉब्लम हो गया, या आपको यूनिक शेप काउंट करना है, तो हमने फोकस नहीं किया। अब आपने फोकस नहीं किया तो सिली मिस्टेक डेफिनेटली होनी है। और आप, ऐसा नहीं है कि आप कोई सुपर पावर है आपके पास, सभी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। सर सिली मिस्टेक्स आपसे अगर हो रही हैं तो अब कोशिश ये करना है कि हमें ये इस 18 डेज में उनको जितना मिनिमाइज कर सकें, अवॉइड कर सकें, उस पर फोकस करना है। और रिवाइज करना है प्रीवियस ईयर पेपर, अंडरस्टैंड करना है कि चेंजिंग पैटर्न क्या होगा, क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी अगर पैटर्न चेंज होता है। एग्जाम पैटर्न चेंज का मतलब है कि यूसीड का पैटर्न फिक्स रहेगा, टाइप ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं, कई बार वो पीवाईपी से सिमिलर नहीं होंगे। साथ ही साथ आपको ये भी फोकस करना है कि एग्जाम का एनालिसिस करना है कि पेपर डिफिकल्ट है या इजी है उसी टाइम पे, और उसी हिसाब से आपको नंबर ऑफ अपना अटेम्प्ट्स भी देखना है। नेक्स्ट, आप क्या कर सकते हैं, अगर आप बेटर तरीके से चीजें करते हैं तो आप इजिली 210 प्लस स्कोर कर सकते हैं, 210, 190 और 150। बट आपको धीरे धीरे माइलस्टोन लेना है। क्या, अगर आपका 150 आ रहा है, कोशिश करिए पूरा पेपर को एनालाइज करिए कि कहाँ कहाँ पे सिली मिस्टेक हुई है, उनको ओवरकेम करिए, 190 से 200 पे जाइए। फिर और मेहनत करिए, और उनको कोशिश करिए, जो भी आपको लगता है कि ये एक्सपर्ट है, इसकी हेल्प के थ्रू हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, तो उसके साथ बिल्कुल बैठिए, डिस्कस करिए, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करिए, और जो सिली मिस्टेक्स हो रही हैं उस एक्सपर्ट्स का एडवाइस लीजिए, और उस एडवाइस को इम्प्लीमेंट करिए अपने अपकमिंग मॉक में, पीवाईपीज में, जिससे कि आपका स्कोर डे बाई डे बेटर हो सके और एग्जाम डे में बहुत अच्छा आप परफॉर्म करें। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड हैप्पी लर्निंग जर्नी विथ मी, और ऑल द वेरी बेस्ट सबको कि जो भी यूसीट देने वाले हैं 2026 में। सो थैंक यू एवरीवन।